नमस्कार दोस्तों, देखिए IBAC-IO का फॉर्म आया हुआ है। लगभग 955 या 35 के आसपास आपकी वैकेंसीज़ हैं, है ना। अच्छा मौका है, आप लोग इसकी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकालिए, है ना। इसका एग्ज़ाम देखिए लगभग फरवरी में हो जाएगा, जो टियर 1 का एग्ज़ाम है ना। और टियर 1 में आपका GS, GK, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है, जिसके 20-20 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो देखिए इसके लिए मैं केवल मैथ्स और रीजनिंग का जो है इसका जो सॉल्यूशन है इसका मैं लेकर आया हूँ। आने वाली वीडियोज़ में आपको जो IB का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में जो हुआ था IB का एग्ज़ाम, उसके टोटल 9 सेट्स बन रहे हैं ना। तो उन 9 सेट्स के माध्यम से हम इसकी मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट भी सीखेंगे। और इतना ही करने में इतना ही अगर आप लोग कर लेंगे तो आपकी एक अच्छी पकड़ मैथ्स और रीजनिंग में बन जाएगी। क्योंकि देखिए इसमें कोई बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और थोड़े ऐसे कंसेप्ट सीखने हैं जिससे हमें कम समय में हम आंसर तक पहुंच सकें। तो इसके लिए मैं आप लोगों के इन 9 सेट्स के माध्यम से अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा, है ना। तो इन वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और देखिए एक चीज़ आप और कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इससे आप जुड़ जाइए। इसमें क्या होगा कि आपको मॉर्निंग में डेली मॉर्निंग में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये जो मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन होंगे, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो इसको एक बार आप खुद से कीजिए, है ना। खुद से कीजिए, फिर देखिए आपकी कितनी तैयारी है और कितनी मेहनत की ज़रूरत है ना। फिर शाम तक इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, इनके सॉल्यूशन शाम को मिल जाया करेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, पहले PDF डाउनलोड कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसका शाम तक सॉल्यूशन देख लीजिए, है ना। क्योंकि वीडियो आपको शाम को ही मिलेगी डेली, और डेली एक वीडियो आएगी जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों जो सेक्शन है वो मैं कवर करूँगा एक ही वीडियो में, है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आज की क्लास है वो जो है 18 तारीख 2021 में 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 का हम देखने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर विद डायमीटर एज 21 सेंटीमीटर। तो पाई की आपको वैल्यू दी हुई है। तो आप लोगों को पता होगा वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हमें क्या दिया है, डायमीटर, है ना। यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है। तो इस आज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डायमीटर का आधा 21/2। चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा 4/3, पाई की जगह पे 22/7, है ना। और आर क्यूब है तो ये हो जाएगा 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 × 21, है ना। तो ये 21 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 4 कट जाएगा। और 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11। देखिए क्या मिलेगा, 21 × 21 कितना होता है, 441। स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए, है ना। तो 21 का स्क्वायर 441 और इसको 11 से गुणा करना है। देखिए 11 से गुणा करने का एक तरीका सीख लीजिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। इस 1 में जोड़ेंगे 4 को तो ये आएगा 5, है ना। फिर इस 4 में इस 4 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, और फिर क्या बच गया, 4, है ना। तो ये हमारा गुणा हो गया 11 से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए, है ना, पहला ऑप्शन सही है हमारा। देखिए ये जो होता है वॉल्यूम, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये स्फेयर का वॉल्यूम है, और जो हेमीस्फेयर होता है उसका फार्मूला भी यहाँ पे आप देख लीजिए। हेमीस्फेयर का जो फार्मूला होता है वो उसका आधा हो जाता है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। और जो सरफेस स्फेयर जो है आपका, उसका अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछे, क्या पूछे भैया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और जो हेमीस्फेयर होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये लोग आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा, संजय एंड अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। अमित अलोन कैन डू इट इन 12 days। इन हाउ मैनी डेज विल संजय डू इट, है ना। देखिए कौन कौन है, संजय हैं और अमित हैं, है ना। अमित जो हैं उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, 12 days में करते हैं ना। और दोनों जब मिल के करते हैं, संजय और अमित मिल के करते हैं, तो वो दोनों मिल के काम को 8 days में करते हैं। देखिए यहाँ पे हम मानते हैं टोटल वर्क, क्या मानते हैं भैया, टोटल वर्क। हम मान लेंगे कि हमारा जो टोटल वर्क है वो है, देखिए 12 और 8 का हम ले लेंगे एलसीएम। 12 और 8 का क्या लेंगे भैया, एलसीएम। तो ये आ जाएगा 24, है ना। तो जो भी अलग अलग डेज दिए हुए हैं कि जो अमित है, संजय है, या दोनों मिल के है,
ये जो डेज दिए हुए हैं उनका हम एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको हम मानेंगे टोटल वर्क। फिर यहाँ से हम निकालेंगे कि कौन कितने एक दिन में कितना काम करते हैं, है ना। तो देखिए अगर 24 टोटल वर्क जो है 24, उसको हम अमित के टोटल डेज से डिवाइड करेंगे। 24 को जब है 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अमित एक दिन में 2 काम करता है ना। जब एक दिन में 2 करता है तो 12 दिन में कितना कर लेगा, 24 क्या है हमारा टोटल वर्क है। ऐसे ही जब संजय और अमित दोनों मिल के काम करेंगे तो 8 दिन में कर लेते हैं, है ना। तो देखिए टोटल वर्क कितना है 24 और 8 दिन में कर ले रहे हैं। इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 24/8 मतलब 3, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अमित अकेला कर रहा था तो एक दिन में 2 कर रहा था, और जब अमित के साथ संजय आ गया तो देखिए 3 यूनिट करने लगा, है ना। मतलब यहाँ से क्या हो गया कि अमित तो एक दिन में 2 ही कर रहा था और संजय एक एक्स्ट्रा कर रहा है। जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है काम वो संजय के द्वारा आ रहा है। तो संजय जो है एक दिन में 1 ही काम कर रहा है ना। तो 24 को कितने दिनों में करेगा, 24/1 जो कि हो जाएगा 24 डेज, है ना। तो जो संजय है वो उसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा 24 डेज, है ना। आई होप समझ में आया होगा। देखिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। आपको एक बार अच्छे से कर लेना है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते रहेंगे, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। तो टेंशन फ्री होकर इन वीडियोज़ को आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट मैं क्लियर कराता रहूँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज़ 64 मीटर क्यूब। देखिए क्यूब की बात यहाँ पे हो रही है, तो एक क्यूब हम बना लेते हैं, फिर इसके कुछ फार्मूले देख लेते हैं ना। तो ये अगर आपका कोई क्यूब है, क्यूब में क्या होता है कि सारी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। मान लेते हैं ए है, तो इसका जो वॉल्यूम आपको मिलेगा वो मिलेगा ए क्यूब, है ना। फिर देखिए एक टर्म होता है टोटल सरफेस, एक टर्म होता है सरफेस एरिया और एक टर्म होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो देखिए सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये जो साइड्स की हैं, जो ये साइड्स दिख रही हैं आपको, इनका केवल एरिया लिखना है। तो कितनी साइड्स हैं, 4, और एक साइड का जो एरिया होगा ए स्क्वायर होगा, है ना। ए स्क्वायर तो 4 हमें लेनी है, तो 4 ए स्क्वायर ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में ये जो ऊपर नीचे दोनों हैं साइड्स, ये वाली और ये वाली, ये भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर और वॉल्यूम ए क्यूब। हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब हमें ए क्यूब की वैल्यू 64 दी हुई है। तो यहाँ देखिए 64 का जब लेंगे घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, 64 देखिए 4 का क्यूब होता है 64, है ना। तो एक ही जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 4, है ना। तो हमें साइड पता चल गए, हमसे पूछा क्या टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है 6 ए स्क्वायर, है ना। टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6 ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये हो जाएगा 16 छक्का 96 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है द ग्राफ शोज नंबर ऑफ विजिटर्स लेडीज़ एंड जेंट्स इन 4 डिफरेंट म्यूजियम, नेमली 1, 2, 3 एंड 4। विच म्यूजियम हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर्स, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों का दिया हुआ है ना। तो हमें टोटल देखना है कि म्यूजियम 1 में टोटल कितने आए हैं। तो देखिए जब 220 और 230 जोड़िएगा तो ये आएगा 450। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 370 लेडीज़ आई हैं और जेंट्स कितने आए हैं 195। तो ये इसको जोड़ लीजिए, 5 9 7 16 3 1 4 1 5। तो म्यूजियम 2 में टोटल जो है 565 है ना। ऐसे ही म्यूजियम 3 में देखिए 7 8 5 13 और ये 437 लोग, है ना। ऐसे ही म्यूजियम 4 में 9 5 14 4 1 5 1 6 और 2 2 4, है ना। तो इसमें सबसे मैक्सिमम है म्यूजियम 2 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स ए एंड पी इज 7:15 रेस्पेक्टिवली। देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 840। व्हाट इज़ b + a और b - a, है ना। यहाँ पे हमें 2 नंबर जो हैं उनका रेशियो दिया हुआ है कितना, 7 और 15, और उनका जो एलसीएम दिया है वो दिया है 840। देखिए हम मान लेते हैं तो ए को मान लेते हैं 7x 7x और b को मान लेते हैं 15x, है ना, 15x। तो देखिए इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 7 और 15, है ना। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 7 और 15। देखिए x दोनों में कॉमन है तो एक बार x आएगा, है ना। तो ये इनका एलसीएम होगा जो बराबर दिया है 840 के, है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 15 से काटेंगे इसको, पहले 7 से काट दीजिए, 7 एकदम 7 और 7 दूनी 14, ये आया 120। 120 को 15 से काटेंगे तो 15 8 120, है ना। 8 बार जाएगा तो x की वैल्यू मिल गई हमें 8। तो जो हमारा ए नंबर है वो हो जाएगा 8 7 56, है ना। और जो b है उसकी वैल्यू हो जाएगी 15 8 120, है ना। हमसे क्या पूछा है b + a और b - a।
एक बार इनको जोड़ना है, पहले जोड़ना है ना, b प्लस है रेशियो b माइनस है। तो देखिए 120 में से 56 घटाएंगे तो आएगा ये 64 है ना। चलिए इसको काट लीजिए, देखिए 8 से कट रहा होगा, 8 अठाएँ 64 है ना, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 अठाएँ 64, 2 से और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11:4 है ना। ये हो जाएगा आपका 11:4 ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल ऑफ ₹1000 इज ₹1200। देखिए कोई हमारे पास कैपिटल थी 1000 रुपये की है ना, इसको हमने SI पे 2 साल के लिए चढ़ा दी और जो हमें टोटल अमाउंट मिला है 2 साल बाद वो मिला है 1200 है ना। मतलब हमें 2 साल में 200 रुपये का जो है सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है ना। तो देखिए 2 साल हमें 200 रुपये हमें 2 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा 100 रुपये है ना। तो देखिए SI क्या होता है, हर साल बराबर होता है। तो पहले साल हमें 100 रुपये मिला और दूसरे साल हमें फिर 100 रुपये मिला। तो ये जो 100 रुपये मिल रहा है वो 1000 रुपये मिल रहा है ना। जो 100 रुपये है वो 1000 रुपये मिल रहा है। तो कितना ये रेट बनेगा, रेट निकालने के लिए प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं है ना। तो ये आ जाएगा 10%। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट था, हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रेट, तो जो रेट आया है वो 10% आया है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 3 एंड 18 है ना। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 9 फाइंड द अदर नंबर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप सीखिएगा कि जो LCM किन्हीं भी 2 संख्याओं का जो LCM होता है और HCF होता है, इन दोनों का जो गुणा होता है, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो इन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। अगर इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं, दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए और उनके LCM और HCF का जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए LCM और HCF जो है दिया हुआ है ना। देखिए LCM 18 होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। LCM जो है वो 18 होगा और HCF जो है वो 3 होगा। तो ये किसके बराबर होगा जो नंबर्स हैं उनके गुणनफल के बराबर होगा है ना। उन दोनों को हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा, देखिए एक नंबर दिया हुआ है 9 है ना, एक नंबर 9 दिया हुआ है, दूसरा हमें नहीं पता है। तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, ये कट जाएगा 2 बार है ना। तो B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 3 6, ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 21, द हाईएस्ट नंबर विल बी। देखिए 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम मान लेते हैं पहला नंबर A है, कंसेक्यूटिव है मतलब एक एक बढ़ेगा है ना। तो अगर इसके बाद वाला A+1 होगा तो इसके पहले वाला कितना होगा A-1 है ना। फिर एक प्लेस और हम जा रहे हैं तो यहाँ से A+1 में एक और जोड़ देंगे तो हमें चौथा नंबर मिल जाएगा है ना। ऐसे ही इधर A-2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए। इनका क्या दिया हुआ है, एवरेज। तो इनको जोड़ के 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा, देखिए A कितनी बार है, 5 बार। तो ये हो जाएगा 5A, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5A बटे में 5, ये हमारा एवरेज है। और एवरेज कितना दिया हुआ है 21। तो A की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 21। हमसे क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर। तो हमारा ये A की जगह पे 21 है, A-1 करेंगे तो 20 आएगा, ये आ जाएगा आपका 19। फिर इधर देखिए ये होगा 22 और ये होगा 23। वैसे भी हमें कौन सा हाईएस्ट दिख रहा था, A+2 वाला है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही है 23। आई होप समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस है ना। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा सिंप्लीफाइड द फॉलोइंग 1 - 1/2 है ना, और 1 - 1/3। ये आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इस फॉर्म में, इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, देखिए 1/2 है ना। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 3 के 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा 2/3। ऐसे जो अगला टर्म मिलेगा वो 4 के 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, यहाँ पे 2 है 3 बटे में है ना, यहाँ पे 3/4। तो अगला जो आएगा वो आएगा 4/5 है ना। और ऐसे ही हमको मिलते रहेंगे। और देखिए ये क्या है, ये 99/100 मिलेगा है ना। और इसकी पावर दी हुई है माइनस की 0.5। 0.5 को आप क्या ले सकते हैं, 1/2 है ना। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो इस पैटर्न में ये कैंसिल होते रहेंगे आगे से है ना। तो यहाँ से 99 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये क्या बचेगा, 1/100, इसकी पावर -1/2 है ना। तो माइनस हटाने के लिए जो पावर माइनस की है
इसको हटाने के लिए इसको हम पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 100 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब इसका हमें वर्गमूल लेना है, तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 10। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा द टेबल शोज एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ अ फर्म इन वेरियस मंथ्स, इन विच मंथ वाज रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे देखिए सैलरी और एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है अलग अलग मंथ्स का, तो हमें बताना है कि किस मंथ में सेविंग्स और इनकम का जो रेशियो है वो मैक्सिमम है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे हमें मंथ कितने दिए हुए हैं 5, तो कौन सा मंथ नहीं दिया हुआ है मार्च का, मतलब हमारा मार्च तो ऐसे ही नहीं आंसर हो सकता है, तो केवल हम बचे हुए 4 को ही चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए जनवरी के लिए जो सेविंग्स हैं, देखिए 40,000 सैलरी है और एक्सपेंडिचर 28,000 है, तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी 40 माइनस 28 कितना 12, है ना। यहाँ पे देखिए 0 0 सब में है, तो 3 0 हम सब में अवॉइड कर सकते हैं, इनको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा हमारी आसान रहे और लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, है ना। देखिए जनवरी के लिए 12 सेविंग है और सैलरी कितनी थी 40, तो इनकम कितनी है उसकी 40। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 से 1 कट जाएगा, है ना। 3/10 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3। चलिए देख लेते हैं फरवरी के लिए। देखिए फरवरी के लिए यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 30 है, तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी 5 और इनकम 35, तो ये आएगा 1/7, जिसको हम लिख सकते हैं दशमलव में 7 1 7 और 7 चौक 28, है ना। फिर अप्रैल का देखते हैं। अप्रैल में आपकी जो सेविंग्स हैं तो देखिए 42 और 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10/42, है ना। ये आ जाएगा 5/21। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा, तो देखिए पॉइंट दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और 21 दूना 42, मतलब 2 बार जाएगा पहले, है ना। चलिए यहाँ पे 0.2 मिला। फिर मई के लिए देख लेते हैं। मई के लिए देखिए 45 और 31 है ना, तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा 14/45। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए हाँ 45 था, चलिए ठीक है 14/45, है ना। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा, देखिए 45 पॉइंट लगाएंगे दशमलव, ये हो जाएगा फिर 40 और 45 से इसको भाग देंगे, है ना, तो ये जाएगा 3 बार, 45 तियाँ 135, है ना, तो ये जा रहा है 3 बार। देखिए यहाँ पे 0.3 था और यहाँ पे 0.3 और मिला है, मतलब 1 पॉइंट हमें और देखना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 0 1 बढ़ जाएगा तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो देखिए कौन सा मैक्सिमम है 0.3 या 0.31, तो ये हमारा मई के लिए जो रेशियो है वो मैक्सिमम है। बाकी देखिए ये दोनों क्या हैं छोटे हैं, फरवरी और अप्रैल के लिए, है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है अ पैसेंजर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 18 बोगीज ईच बीइंग 15 मीटर लॉन्ग, द ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकेंड्स, ड्यू टू सम प्रॉब्लम 3 बोगीज वर डिटैच्ड, द ट्रेन नाउ क्रॉसेज द इलेक्ट्रिक पोल इन सेकेंड्स, ये हमें बताना है। देखिए 18 बोगीज़ हैं और प्रत्येक की लंबाई जो ईच बोगी है वो 15 मीटर है ना, तो जो टोटल लेंथ आ जाएगी ट्रेन की वो कितनी आ जाएगी 18×15, है ना। ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। देखिए कभी भी कोई ट्रेन अगर किसी पोल को क्रॉस कर रही है ना, तो वो अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय करती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ हमने निकाल ली है 18×15, है ना, और ये 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। देखिए क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, तो डिस्टेंस हमारी है 18×15, टाइम कितना लग रहा है 15 सेकंड, है ना। तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी ट्रेन की वो आ जाएगी 18, किस में आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, है ना। देखिए द ट्रेन नाउ क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल इन सेकंड्स। देखिए कब, जब 3 बोगीज हटा दिए हैं, है ना, तो 18 बोगी पहले थी, अभी 3 हमने हटा दी तो कितनी बची 15, और प्रत्येक की जो लंबाई है वो है 15 मीटर, है ना। तो अब जो लेंथ बनेगी ट्रेन की वो बनेगी 15×15 और स्पीड क्या है उसकी 18, तो ये क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 225/18। चलिए 18 से काटते हैं, 18 के नंबर 18 4 45 हो जाएगा, 18 दूना 36 9 हो जाएगा, है ना। तो अब कितनी बजाएगा 18×5 90, तो ये आ जाएगा 12.5 सेकेंड्स, आंसर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 25 35 45 50 15, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको हम जोड़ देंगे, कितने हैं 1 2 3 4 और 5, और 5 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए एवरेज जो आएगा वो आएगा 25 + 35 + 45 + 50 और +15, और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए इसको थोड़ा इजी बना सकते हैं, यहाँ पे पहले 5 से सबको डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25 को काटेंगे तो ये आएगा 5,
35 को काटेंगे ये आ गया 7, 45 को काटेंगे तो 9, 50 को काटेंगे तो 10 और 15 को काटेंगे तो आएगा 3। देखिए जोड़ लीजिए, तो 5 7 12, 12 9 21, 31, 31 और 3 34। तो एवरेज जो आ गया है वो 34 आ गया। ऑप्शन 2 नंबर है ना। देखिए एक एवरेज निकालने का और तरीका होता है, यहाँ पे सीख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए नंबर क्या दिए हुए थे, 25, 35, 45, 50 और 15, है ना। अगर कोई बड़ा नंबर है तो उस केस में हम इस तरीके को यूज़ करेंगे जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम अपने मन से कोई नंबर मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया इसका जो आएगा एवरेज, हमने मान लिया कि 35 आएगा। यहाँ पे 35 दिया हुआ था, हम मान लेते हैं 35 जो है इसका एवरेज होगा। तो देखिए 25 से कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, तो हमने लिख लिया प्लस का 10, है ना। और 35 और इसमें कितना डिफरेंस है, 0 का, है ना। वैसे ही जो एवरेज हमने माना है वो 45 से कम है, कितना कम है, 10, तो हम लिख लेंगे माइनस का 10। ऐसे ही 35 जो हमने एवरेज माना है वो 50 से 15 कम है, तो हमने लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का 15। ऐसे ही देखिए 35 जो हमने एवरेज माना है वो 15 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 20, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 20। अब इन पाँचों को हम ऐड करेंगे, तो देखिए 10 प्लस का है और 20 प्लस का है, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 30। तो यहाँ पे देखिए -10 और -15 कितना बनाएगा, माइनस का 25, है ना। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्लस का 5, है ना। प्लस का ज़्यादा था और माइनस का कम था, तो 30 - 25, तो कौन आ गया, प्लस का 5। और ये जो प्लस का 5 हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये 5 लोगों में, मतलब जो ये नंबर थे कितने थे, 5 थे, तो इन 5 में ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1। अब इसका जो मतलब है यहाँ पे जो +1 आया है, इसका मतलब ये है कि जो हमने एवरेज माना है वो एक ज़्यादा हो गया है। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने प्लस, मतलब हमारा जो आंसर आया वो +1 का आया है। यही अगर माइनस का 1 आता तो ये बताता कि जो हमने एवरेज माना है वो एक कम है। प्लस का 1 बता रहा है कि एक ज़्यादा है, तो एवरेज इससे एक कम होगा। तो देखिए 35 - 1 कितना आ जाएगा, 34। तो ये भी एक तरीका है एवरेज निकालने का। आगे जब बड़े नंबर्स होंगे तो इस तरीके को हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है अरुण एंड विजय कैन मेक पेंटिंग्स इन 3 days, विजय एंड चंदन कैन मेक दोज पेंटिंग्स इन 5 days। इफ़ अरुण, विजय, चंदन टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, देन अरुण एंड चंदन टुगेदर विल डू इट इन हाउ मैनी डेज, है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का हमने अभी इसके पहले किया था एक क्वेश्चन, उसी तरीके से इसको भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए दिया है अरुण और विजय मिल के पेंटिंग को बनाते हैं 3 दिन में, है ना। ऐसे ही विजय और चंदन मिल के उसी पेंटिंग को बनाते हैं 5 दिनों में। कौन, विजय और चंदन 5 दिनों में बनाते हैं, है ना। और दिया है अरुण, विजय और चंदन अगर ये तीनों मिल जाएं, अरुण, विजय और चंदन अगर तीनों बन जाएं तो इसी पेंटिंग को वो 2 दिन में फिनिश कर देते हैं, है ना। तो पूछा है अरुण और चंदन टुगेदर, अरुण और चंदन मिलके कितने दिनों में बनाएंगे। देखिए हमें अलग अलग का दिया हुआ है, 3, 5 और 2, तो हम टोटल वर्क मान लेंगे। जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा वो हम कैसे मानते हैं, अभी देखा था पीछे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 3, 5 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 × 5 = 15 दूना 30, है ना। इनका हमने एलसीएम लिख लिया 30। अब ये पेंटिंग्स हो गई, मतलब टोटल ये वर्क हो गया। और देखिए अरुण और विजय 3 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, है ना। तो अरुण और विजय एक दिन में 10 काम करते हैं, मतलब टोटल काम कितना है 30 और एक दिन में करेंगे 10, है ना। ऐसे ही विजय और चंदन एक दिन में कितना करेंगे, तो 30/5 जो कि आ जाएगा 6, है ना। ऐसे ही जब तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो देखिए पेंटिंग 30 ही दिन में, मतलब 2 ही दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 15, 30/2 15, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हम निकालते हैं ये इनकी बोलते हैं एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एफिशिएंसी, है ना। अरुण और विजय एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, मतलब टोटल काम है 30 और एक दिन में कर रहे हैं 10। ऐसे ही विजय और चंदन एक दिन में 6 कर रहे हैं, और ऐसे ही तीनों जब मिल जाते हैं तो एक दिन में 15 कर रहे हैं, है ना। हमसे पूछा है अरुण और चंदन का, तो देखिए यहाँ पे अरुण विजय है, विजय चंदन है। कमी किसकी थी, अरुण और चंदन की, है ना। इनका कॉम्बिनेशन नहीं बना था। चलिए देखते हैं। देखिए जब तीनों साथ में होते हैं तो एक दिन में 15 करते हैं, जिसमें से जब तीनों साथ में है अरुण, विजय और चंदन, तो ये एक दिन में 15 करते हैं। इसमें से अरुण और विजय जो हैं एक दिन में कितना कर रहे हैं, 10। तो चंदन अकेले कितने दिनों में कर रहा होगा, अरुण और विजय जो हैं एक दिन में 10 कर रहे हैं, है ना। तो चंदन अकेला कितना कर रहा होगा, चंदन जो है वो 5 कर रहा होगा, 15 - 10। ऐसे ही देखिए यहाँ पे विजय और चंदन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे तीनों का दिया हुआ था कि 15 दिन में, मतलब एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो विजय और चंदन एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6। तो यहाँ से जो अरुण है वो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 15 -
6 9 है ना। हमसे क्या पूछा है, अरुण और चंदन। देखिए चंदन, ये आ गया कि चंदन एक दिन में 5 काम कर रहा है और अरुण एक दिन में 9 कर रहा है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये 9 और 5, अरुण और चंदन एक दिन में करेंगे 14 काम, है ना। तो जब एक दिन में ये 14 कर रहे हैं तो 30 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 30 को 14 से हम भाग कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 15/7, है ना। तो अरुण और चंदन इसी पेंटिंग को 15/7 दिनों में बना देंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं आया है एक बार और देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, मैंने हर चीज़ इसमें बताई हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 3:2। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 1350 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखिए ट्रेपेजियम आप लोगों को पता होगा, है ना। नहीं पता है तो देख लीजिए। ऐसा कुछ हमारा ट्रेपेजियम दिखता है जिसकी दो लेंथ क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं भैया, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। एक डिस्टेंस जो है छोटी होती है और एक डिस्टेंस बड़ी होती है। बाकी की जो दो साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल नहीं होती हैं, है ना। और इनके जो बीच की ये हाइट है, यहाँ पे आपको ये इसकी हाइट दिख रही होगी, ये इन दोनों के बीच की क्या कहलाती है, हाइट। मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो इसकी हाइट कहलाती है ना। और इसका जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, ये होता है 1/2। और ये जो साइड्स हैं इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम, पैरेलल साइड्स का सम और हाइट गुणे में हाइट, इसका ये एरिया होता है। तो ट्रेपेजियम का एरिया आप लोग याद रखिएगा ना। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका रेशियो हमें दिया है 3:2। तो ये जो बड़ी वाली है उसको 3x मान लेते हैं और बड़ी छोटी वाली को हम 2x मान लेते हैं ना। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो हाइट है वो हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर दिया है ट्रेपेजियम का एरिया हमें दिया है 1350, है ना। तो हमसे पूछा है कि इन जो साइड्स हैं उनके डिफरेंस, उनका डिफरेंस हमें पूछा है। चलिए देखिए एरिया दिया हुआ है तो 1350 ये किसके बराबर होगा, 1/2। इन जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, तो देखिए 3x + 2x, तो ये हो जाएगा 5x, है ना। हाइट कितनी दी हुई है, 15। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए 15 से इसको काट दीजिए तो होता है 15 9 या 135, है ना। और ये 90 जो है 5 से और कट जाएगा तो ये आएगा 18 और 2 यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 36, है ना। x की वैल्यू क्या मिल गई भैया, 36। तो देखिए एक जो रेशियो दिया हुआ था बड़ी में, A/B जो दिया हुआ था वो 3 और 2 दिया हुआ था, है ना। तो A की वैल्यू आ गई 3 × 36, तो कितना आ जाएगा 108 और 2 × 36, तो B की वैल्यू आ जाएगी 72। तो इनके बीच का हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए आपको 36 मिल रहा है। देखिए डिफरेंस एक तरीके से और देख सकते थे बिना इसको निकाले अलग अलग साइड्स। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 और 2 में डिफरेंस है 1 का, है ना। तो ये जो 1 का डिफरेंस है वो 36 से गुणा हो जाएगा और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 36। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है ये नंबर आपको दिया हुआ है और इसमें एक आपको ब्लैंक दिख रहा है। पूछा है इस ब्लैंक की जगह पे कैन बी फिल्ड इन ब्लैंक टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 11, है ना। मतलब ये नंबर आपको दिया हुआ है 8 7 6 5 9 और जो ब्लैंक दिया हुआ है उसकी जगह हम x मान लेते हैं 2 और 1। ये अगर 11 से डिविजिबल है तो x की जगह पे हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए 11 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो क्या देखते हैं, अल्टरनेट प्लेस पे जो डिजिट्स लिखी हुई हैं उनका हम सम करेंगे। देखिए यहाँ पे 1, फिर अल्टरनेट पे x है, फिर 5 है, फिर 7 है। ऐसे ही ये अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, है ना। तो 2 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे और इनका डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए 1 + x + 5 कितना हो जाएगा 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, है ना। तो हो जाएगा 13 + x, है ना। और देखेंगे डिफरेंस किससे, 2 9 11 11 और 6 17 17 और 8 25, है ना। इनका डिफरेंस देखेंगे, ये या तो 0 हो जाए या तो 11 का कोई मल्टीप्लायर हो जाए, है ना, जिसमें 11 आता हो वो हो जाए। देखिए 11 या तो 22 हो जाए, है ना, कुछ ऐसा। देखिए इनका डिफरेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए 13 + x - का 25 जब करेंगे तो ये आ जाएगा x - 12, है ना। या इनका क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, है ना। यहाँ माइनस लगाना ठीक नहीं रहेगा, केवल हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो 12 में से x भी घट सकता है और x में से 12 भी घट सकता है। तो ये या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए, है ना। तो देखिए x क्या है, x एक डिजिट है और डिजिट्स जो होती हैं हमारी 0 से 9 होती हैं, है ना।
0 से 9 होती हैं, तो 9 के आगे ये हो ही नहीं सकता x की वैल्यू, तो हम इसको लिखेंगे 12 माइनस x, या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। तो देखिए अब 12 0 होने के लिए यहाँ पे x की जगह पे क्या होना चाहिए 12, लेकिन 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि x क्या है, एक डिजिट है और डिजिट हमारी 0 से 9 ही होती हैं। तो यहाँ पे जो है 12 माइनस एक्स जो होगा वो 11 के बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, तो 11 को इधर ले आइए तो x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए है दूसरा ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अल्टरनेट पे जो डिजिट्स लिखे हैं उनका सम करेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे, वो या तो 0 हो जाए या तो 11 का कोई मल्टीप्लिकेशन में आता हो, मतलब 11 के मल्टीप्लिकेशन में आता हो, उस नंबर के बराबर होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है आ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 30 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो देखिए ये बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है, इसमें कोई भी रिवर अगर है तो उसमें क्या होता है, बोट अगर चल रही है, कोई भी इसमें अगर कोई बोट चल रही है तो ये जो बोट है या तो स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगी या तो स्ट्रीम के फेवर में जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम मानते हैं w, और बोट की जो स्पीड होती है उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर बोट जो है स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही जा रही है, मतलब जो रिवर का फ्लो है उसी के साथ जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम कब बोलेंगे, जब वो स्ट्रीम के अगेंस्ट में जा रही होगी। तो अगर डाउन स्ट्रीम जाएगी तो जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी b प्लस डब्लू, और जब अगेंस्ट जाएगी, जब अप स्ट्रीम जाएगी तो जो बोट की स्पीड होगी वो हो जाएगी b माइनस डब्लू। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 30 मिनट्स। तो कितनी डिस्टेंस जा रही है 20 किलोमीटर, है ना, और कितने मिनट में 30 मिनट में। देखिए यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर में दिया होगा। तो देखिए या तो किलोमीटर पर आर हम देखते हैं या तो मीटर पर सेकंड देखते हैं। तो इस 30 मिनट को हम आर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये फार्मूला आपका हमेशा काम आने वाला है, बाकी हम फार्मूले कोई नहीं याद करेंगे। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें दी हुई थी और टाइम कितना दिया हुआ था 30 मिनट। 30 मिनट को हम ले सकते हैं 1/2 आर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 आर से। तो ये जो है हमें बोट की स्पीड मिल जाएगी, और स्पीड कैसी मिलेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें मिल जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा 40, और 40 जो आएगा वो आएगा b प्लस डब्लू। हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है, w की वैल्यू दी हुई है कितना 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 40 बराबर b प्लस 10, तो जो बोट की स्पीड आएगी वो आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 5%। देखिए डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, ये किसका क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। तो देखिए हम एमआरपी पे जो है डिस्काउंट देते हैं, तो एमआरपी हमें देनी है, हम अपने मन से मान लेते हैं कि एमआरपी है 100 रुपये, है ना। तो इस पर हमने एक डिस्काउंट दिया 15% का और एक डिस्काउंट दिया है 5% का। तो देखिए पहले हम 15% का डिस्काउंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा -15%, इसमें कम हो जाएगा। तो 100 का जो 15% आएगा वो कितना आएगा 15, तो 15 इसमें कम हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 85, है ना। फिर हमने 5% का और डिस्काउंट दिया है, तो 5% हम और कम करेंगे। देखिए 85 का जो 10% होता है वो 8.5 होता है, तो इसका 5% जो होगा वो इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कर दीजिए, तो आ जाएगा 4.25। मतलब हमें 85 में से 4.25 और घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 80.75, है ना। तो देखिए 100 था, 100 से हमने जब डिस्काउंट दिया तो इसकी जो बची है प्राइस जो बचा है वो 80.75 बचा है ना। तो ये 100 से कितना कम हो गया, ये 100 से जो है वो 19.25 कम हो गया है ना। तो हमने 100 पे 19.25 का डिस्काउंट दे दिया है टोटल। तो जो इक्विवेलेंट जो हमने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे उसका इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.25 का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट की कभी भी बात करेगा या कोई भी परसेंटेज है, हम उसको अगर 2 बार, कोई भी नंबर अगर है उसको हम अगर 2 बार घटा बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम a प्लस b प्लस AB/100 यूज कर सकते हैं, है ना। ये सक्सेसिव परसेंटेज के लिए होगा। देखिए यहाँ पे था डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी को कम करता है, तो उसके लिए हम माइनस सिंबल का यूज करेंगे, है ना। तो देखिए एक बार हमने 15% का डिस्काउंट दिया और दूसरी बार 5% का दिए, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हो जाएंगे 15 और 5, है ना। तो देखिए ए की जगह पे हम -15 लिखेंगे
और बी की जगह पे -5 लिखेंगे, फिर प्लस देखिए -15 और -5 इनका क्या करेंगे, ए भी लिखा हुआ है तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 5 = 75 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और ये बटे में 100। चलिए इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और प्लस का 100 से भाग करेंगे तो ये आएगा 0.75, है ना, तो 20 में से 0.75 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 19.25। तो वही हमें मिल रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 25% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो हम भैया 100 में से कोई नंबर है, नंबर मान लेते हैं x, उसका 25% जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये नंबर हमें मिल जाता है ना। तो देखिए x का 25% को फ्रैक्शन में ले सकते हैं 1/4। ये आप लोगों को आना चाहिए। कैसे, 25% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25 को 100 1/4। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। तो x को हम x का 1/4, 100 में से जब x का 1/4 घटाएंगे तो मिलेगा x। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 400 माइनस x और ये 4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, है ना। तो देखिए x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, ये दिया है 400 के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 80। ऑप्शन ए, है ना, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 42 ग्रेटर देन देयर एचसीएफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर। तो हमें दो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मान लेते हैं पहला नंबर 3x है और दूसरा 5x है ना। देखिए 3x और 5x का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15x। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 3 × x, इसको लिख सकते हैं 5 × x। जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, है ना, जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। और देखिए 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो 3 और 5 दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15x, ये आ गया इसका एलसीएम। और जो 3x और 5x कोई भी नंबर होता है उसमें जो उस नंबर में जो मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, जैसे 3x में 3 × x है और 5x में 5 × x है, तो दोनों में देखिए कौन सा नंबर जो है कॉमन है, तो x यहाँ पे कॉमन है, तो ये जो कॉमन आता है वही होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो जो x यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा, HCF, है ना। और एलसीएम हमारा कितना है 15x। कहा है एलसीएम जो है वो HCF से 42 ग्रेटर है, बड़ा है ना। जो 15x है वो x से 42 बड़ा है, तो x में हम 42 जोड़ देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14x बराबर 42, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। पूछा क्या वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर यहाँ पे कौन सा है 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 3 ये हो जाएगा 15, है ना, ऑप्शन थर्ड। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 20 नंबर है। देखिए एक DI यहाँ पे दिया हुआ है द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स बोथ theoretical and practical readings obtained in 5 rounds of readings while conducting a scientific experiment, है ना। यहाँ पे कुछ रीडिंग्स आपको दी हुई हैं और यहाँ पे आपका स्कोर दिया हुआ है कि रीडिंग 1 में देखिए जो ब्लू वाला है वो थ्योरेटिकल है ना, और जो रेड वाला है वो प्रैक्टिकल है ना। तो ये कुछ आपको डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। लिखा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इन रीडिंग्स 2 and 5 व्हेन कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। तो रीडिंग देखिए ये 2 है ये वाला और ये 5 है, कौन सा थ्योरेटिकली, है ना। तो हम कौन सा देखेंगे, ब्लू वाला। तो देखिए ब्लू वाला यहाँ पे 2 में जो है 127 है ना, और रीडिंग 5 में ब्लू वाला कितना है 132। तो इनका हमें क्या चाहिए, डिफरेंस, है ना। क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना, रेशियो पूछा है इनके डिफरेंस का। और किसके डिफरेंस का, डिफरेंस ऑब्टेन इन रीडिंग 1 and 3, है ना। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 5, तो ये हमने लिख लिया। और इससे जो रेशियो पूछा है वो पूछा है 1 और 3 की रीडिंग्स का प्रैक्टिकली। तो ये 3 रीडिंग 1 है और ये रीडिंग 3 है। यहाँ पे कौन सा देखना है, प्रैक्टिकली वाला। तो देखिए 124.5 है ये, है ना, रीडिंग 1 में, और रीडिंग 3 में जो प्रैक्टिकल वाला है वो 126.5 है। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। तो ये जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:2, ऑप्शन डी। तो ये देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे। इसके आगे हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए अगला जो पोर्शन है हमारा वो है रीजनिंग का। तो इसके भी 20 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देख लेते हैं जल्दी, है ना। देखिए रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन आने हैं और मैथ्स भी 20 क्वेश्चन आने हैं। तो ये 40 नंबर आपको पक्के करने ही करने हैं और इसकी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। आपके ये नंबर जो है कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेब इज कोडेड एड YZYV, देन व्हाट इज़ द कोड फॉर ACID, है ना। ये हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे ऐसे बेब और इसके सामने लिख लेंगे YZY और V। देखिए आपको इनकी पोजीशंस के नंबर याद होने चाहिए, है ना। ABCD जो हमारी हैं अल्फ़ाबेट्स, है ना,
इनकी हमें पोजीशन याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसे ये नंबर्स लिखे जाते हैं, है ना। तो देखिए बी दूसरे स्थान पे होता है, अल्फ़ाबेट्स जो हमारे होते हैं ABCD उसमें, है ना। ए की पोजीशन 1 होती है, बी की 2 और ई की 5, है ना। ऐसे ही वाई की जो होती है वो 25 होती है, जेड की जो होती है वो 26 पोजीशन होती है, वाई की 25 और वी की जो पोजीशन होती है वो 22 होती है। इसको याद करने का एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद है, वो है इजॉटी। देखिए ई जो है 5 पे है और जे जो है 10 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है और वाई 25 पे है। तो इसके आसपास अगर इतना आपको याद है इजॉटी, तो आप इसके आसपास के जो लेटर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए फ़िलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, देखिए 2 और प्लस 25 कितना हो रहा है 27, है ना। यहाँ पे देखिए 26 और 1 कितना हो रहा है 27, है ना। और 25 2 27, ऐसे ही 22 और 5 कितना हो रहा है 27। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है। या एक चीज़ और होती है, ए देखिए शुरुआत से ए पहले स्थान पे है, ऐसे ही पीछे से जो जेड है उसकी पोजीशन पहले स्थान पे है ना। तो देखिए ये इसके अपोजिट है, हम ये कह सकते हैं। ये इसका प्लस 1 है और इसका 26 है। ये पीछे से पहले नंबर पे और ये आगे से पहले पे। ऐसे ही पी के अपोजिट जो बनेगा वो बनेगा वाई, है ना। और देखिए इनका जो सम आता है वो 27 आता है। तो या तो आप ये कह लीजिए कि ये ए के अपोजिट जो है जेड होगा, है ना, और बी के अपोजिट वाई होगा। ऐसे ही सी के अपोजिट एक्स होगा, है ना। देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन 3 और इसका पोजीशन 24, है ना। तो या तो इसके अपोजिट कह लीजिए या तो इनका सम कह लीजिए 27 है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। तो देखिए कोड किसका पूछा है, ACID का कोड हमसे पूछा है। तो ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3, आई की पोजीशन 9 होगी और डी की पोजीशन 4 होगी। देखिए हमें क्या सम क्या चाहिए 27, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 26। तो 26 किसकी पोजीशन होती है, जेड की, है ना। ऐसे ही सी की पोजीशन 3 है, तो 3 में कितना जोड़े तो कि 27 होगा, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 24। ऐसे ही 9 में 15 जोड़ेंगे, है ना, और 4 में जो है 23 जोड़ेंगे। तो देखिए 24 पे होता है एक्स, है ना, और 15 पे होता है ओ और 23 पे जो होता है आपका डब्लू होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ZXOW, ZX सॉरी यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे कितना 27 हमें मिलना चाहिए, तो 18 है ना, ये आएगा आर। तो ZXRW आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है आइडेंटिफाई द मिसिंग फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स टू कंप्लीट द मैट्रिक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ आपको फिगर दिख रहे होंगे, थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर दिखाई पड़े, है ना। चलिए देखिए पहला फिगर जो है वो रेक्टेंगल है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छा सा दिखाई पड़े, है ना। पहला क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के अंदर देखिए 1 2 3 लाइन्स बनी हुई है ना। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3, और उसके अंदर 3 लाइन्स बनाया हुआ है। ऐसे जो नीचे वाला फिगर है उसमें आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, है ना, ऊपर नीचे आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, और दोनों में देखिए 1 2 3 लाइन्स हैं और 1 2 3 लाइन्स हैं, है ना। तो ये फिगर हमारा कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है। फिर देखिए दूसरा है रेक्टेंगल, है ना, और रेक्टेंगल के अंदर देखिए 1 2 3 4 लाइन्स बनी हुई हैं, है ना। तो नीचे जो है उसमें 2 रेक्टेंगल आपको दिखेंगे और अंदर जो हैं 4 लाइन दिख रहे होंगे। देखिए 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 लाइन्स दिख रही हैं। ऐसे ही जो पेंटागन है उसमें देखिए 5 साइड्स हैं, है ना, तो अंदर देखिए 5 लाइन्स होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो नीचे क्या आ जाएगा, पेंटागन। 2 पेंटागन हमें मिलेंगे नीचे, और उसके अंदर जो है 5 लाइनें हमें दिखनी चाहिए। तो देखिए कौन सा आंसर फिगर होगा हमारा। पहला देखिए पेंटागन तो है, सब ऑप्शंस में पेंटागन दिए हुए हैं 2 2, है ना। तो अंदर देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारा आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं बाकी क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 ही लाइन है तो ये नहीं होगा। ऐसे 1 2 3 4, 4 ही लाइन है तो ये भी नहीं होगा, है ना। 1 2 3 4, 4 ही लाइन है, होने के नीचे ये 5, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। लिखा है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो ये आपको एक कुछ सीरीज़ दी हुई है, यहाँ पे AD है, फिर 25 है, CE 64 है, EF 121 है, GG 196 है। तो देखिए यहाँ पे हम नंबर्स पहले देखते हैं कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। देखिए 25 64 121 और 196, ये आपको किसी का वर्ग दिख रहा होगा। 25 5 का वर्ग होता है, 64 जो है 8 का वर्ग होता है, 121 जो है 11 का वर्ग होता है ना, 196 जो है वो 14 का वर्ग होता है ना। तो देखिए 5 3 8, है ना,
और 8 3 11 और 11 3 14, मतलब 3 3 जोड़ के ये नंबर्स लिखे हुए हैं, उनका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आगे क्या हो जाएगा, 3 इस 14 में 3 जुड़ जाएगा, कितना होगा 17, और 17 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा 289। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन केवल डी ही मिल रहा है जहाँ पे 289 है। बाकी ये जो लेटर्स लिखे हैं ये हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, AD, फिर था CE है ना, फिर था EF, फिर था G है ना। तो देखिए A से C हुआ, C से E हुआ, E से G हुआ। तो देखिए A की पोजीशन 1 होती है, C की पोजीशन 3 होती है, E की पोजीशन 5 होती है और G की होती है 7। तो देखिए 1 में 2 ऐड होके 3 मिला है ना, ऐसे ही 3 में 2 ऐड होके हमें E मिला है, 5 मिला है ना। ऐसे ही 5 में 2 जोड़ के 7 मिला है, 7 की पोजीशन पे कौन होता है, G है ना। तो ये पैटर्न आ रहा है, तो G में 2 जुड़ेगा, मतलब 7 में 2 जुड़ेगा तो आएगा 9, 9 की पोजीशन पे कौन होता है, I। तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है I है ना। ऐसे ही D देखिए, D की पोजीशन 4, E की पोजीशन 5, F की पोजीशन 6 और G की पोजीशन 7। देखिए 4 से 5 हुआ है, मतलब 1 जुड़ा हुआ है, फिर 5 से 6 हुआ है, मतलब 1 जुड़ा हुआ है, फिर 6 से 7 हुआ है, यहाँ भी 1 जुड़ा हुआ है। तो आगे जो आएगा उसमें 1 जुड़ के आएगा, जो कि आएगा 8 है ना। 8 पे कौन होता है, तो ये होता है H। तो देखिए IH और नंबर हमने कितना लिखा था, 289। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम करते रहेंगे तो इसकी प्रैक्टिस पे ही ये क्वेश्चन हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन सिलोगिज्म का है ना। सिलोगिज्म आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तभी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखना चाहेंगे है ना। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिए होते हैं, फिर उनका कंक्लूजन दिया होता है। जो ये स्टेटमेंट्स हैं उनको हम फुली ट्रू मानते हैं ना, वो हमारे जो फैक्ट्स हमें पता हैं उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है वो हम नहीं देखते हैं, जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको ही हम फुली ट्रू मानेंगे। तो यहाँ पे लिखा है नो आर इज़ वी। तो देखिए हम इसको वेन डायग्राम की मदद से बनाते हैं है ना। तो इस आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सर्कल से है ना। लिखा है नो आर इज़ वी और वी को हम इस सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। कहा है कोई भी आर वी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे और हम कहेंगे कि कोई भी आर, यहाँ पे जितने भी आर हैं वो वी नहीं हो सकते है ना। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है नो एल इज एम, नो एल इज एम। तो यहाँ पे एल का सर्किल हम बना लेंगे और एम का सर्किल बना लेंगे है ना, और कहेंगे कि कोई भी एल जो है, कोई भी एल एम नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे है ना। फिर लिखा है नो आर इज एल, नो आर इज एल। तो देखिए कोई भी आर जो है एल नहीं है, तो हमने इसको ऐसे क्रॉस कर लिया। चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। लिखा है सम वी आर नॉट एम। तो वी और एम के बीच में हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया था, तो ये कंक्लूजन हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कुछ जो वी हैं वो एम नहीं हैं कि नहीं है, ये हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके बीच का डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिया था है ना। फिर दूसरा कंक्लूजन कह रहा है नो एम इज एल, नो एम इज एल। तो देखिए कोई भी एल एम नहीं है तो कोई भी एम एल भी नहीं होगा है ना, तो ये फॉलो करेगा। फिर अगला देखिए तीसरा स्टेटमेंट, कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम एल आर नॉट आर, सम एल आर नॉट आर। तो देखिए कुछ मतलब आर जो थे, जो तीसरा स्टेटमेंट था कह रहा था नो आर इज एल, मतलब कोई भी आर एल नहीं है है ना। तो जो एल हैं, जो कुछ एल हैं वो आर भी तो नहीं होंगे है ना, यही तो कहेगा इसका मतलब, कुछ एल जो हैं वो आर नहीं हो सकते, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी एक वीडियो सिलोगिज्म पे डाल दूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए। बाकी हम प्रैक्टिस तो इसकी करते रहेंगे आने वाले क्वेश्चंस में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पे आपको एक नंबर सीरीज़ दी हुई है 45, 65, 165 और 345। फिर यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम इनका डिफरेंस देखते हैं। देखिए डिफरेंस यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस जो है 100 का आ रहा है, और यहाँ पे जब डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा 180 का है ना। फिर आगे और डिफरेंस देखते हैं, ये 80 और ये भी 80। तो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी डिफरेंस, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो 80 होगा। तो यहाँ पे देखिए 180 में 80 जोड़ेंगे तो ये आएगा 260 है ना, और ये 260 जो आया है ये 345 में ऐड होगा। तो ये जो हमें नंबर मिला पता करना है वो चल जाएगा है ना, पता चल जाएगा उसका। तो 345 में 260 आप जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 605। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना। देखिए कोई भी नंबर सीरीज़ होगी तो उसमें हम या तो उनका डिफरेंस देखेंगे है ना, या तो कुछ डिफरेंस हम देखेंगे, या फिर उसमें कुछ ऐड करके हमें सीरीज़ मिल रही होगी है ना, या फिर कोई स्क्वायर लिखा होगा, या फिर किसी का क्यूब लिखा होगा, या फिर स्क्वायर और क्यूब में कुछ एक फिक्स्ड नंबर जो है वो ऐड हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हम
देखने वाले हैं आने वाले नंबर सीरीज़ में, है ना। तो इन्हीं पैटर्न में हम देखेंगे कि क्या बन रहा है, तो ये हमें पहचानना आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस पे ही हमें ये सब आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एमंग 500 विलेजर्स 40% आर डूइंग बिजनेस, 80% आर डूइंग जॉब्स, है ना। इफ़ ऑल ऑफ देम आर इधर डूइंग बिजनेस और जॉब्स देन द नंबर ऑफ विलेजर्स हु आर डूइंग ओनली जॉब आर हाउ मच मोर देन दैट हु आर डूइंग ओनली बिजनेस, है ना। तो देखिए 500 विलेजर्स हैं, उसमें से 40% बिजनेस कर रहे हैं और 80% जॉब कर रहे हैं, है ना। ये कैसे? तो ये हुआ है आपका कि ये जो सर्कल है और ये सर्कल आपस में कहीं ना कहीं कुछ लोग कॉमन होंगे, है ना। कुछ लोग कॉमन होंगे जो बिज़नेस भी कर रहे हैं और जो जॉब भी कर रहे हैं, है ना। तो देखिए 40% जो हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं और 80% जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कॉमन आएगा तो वो कितना आएगा? देखिए 40 + 80, है ना। 40 + 80 जो होगा वो 120 होगा। तो अब क्या 120% लोग तो होंगे नहीं, होंगे कितने? 100% लोग होंगे, है ना। कोई भी जो होता है वो 100% होता है ना। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 20% का, वो ये जो डिफरेंस है वो ये आ रहा है कि कॉमन भी हैं कुछ लोग। कितने लोग कॉमन हैं? 20% लोग कॉमन हैं जो बिज़नेस भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, है ना। लिखा है इफ़ ऑल ऑफ देम आर इधर डूइंग बिजनेस और जॉब्स देन द नंबर ऑफ विलेजर्स हु आर डूइंग ओनली जॉब। देखिए ओनली जॉब कर कितने करेंगे? 80%, 80 जो प्रतिशत था, 80% जो था वो जॉब कर रहे थे, जिसमें से 20% बिजनेस भी कर रहे हैं। तो बचे कितने? 60% जो हैं केवल जॉब कर रहे होंगे, है ना। ऐसे ही 40% जो है बिजनेस कर रहे थे, लेकिन 40 में से 20% जो है वो आपका कॉमन है। तो बचा कितना? 20%। और ये जो 20% है ये केवल बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इफ़ ऑल ऑफ देम आर इधर डूइंग बिजनेस और जॉब देन द नंबर ऑफ विलेजर्स हु आर डूइंग ओनली जॉब आर हाउ मच। तो ओनली जॉब करने वाले कितने लोग हैं? 60%। किसका? 500 का। 500 का 60% हम निकालेंगे, है ना। 60% 500 का कितना आएगा? 300, है ना। 300 लोग जो हैं वो केवल और केवल जॉब कर रहे हैं, है ना। ओनली जॉब करने वाले कितने हैं? 300 लोग। फिर क्या कह रहा है? मोर हु विलेजर्स हु आर डूइंग ओनली जॉब आर हाउ मच मोर देन डैट हु आर डूइंग ओनली बिजनेस। तो ओनली बिजनेस करने वाले कितने लोग हैं? 20%। तो 500 का देखिए 20% निकालेंगे तो ये आएगा 100, है ना। ये क्या कर रहे हैं? ओनली बिजनेस कर रहे हैं। तो देखिए पूछा क्या है? देन द नंबर ऑफ विलेजर्स हु आर डूइंग ओनली जॉब आर हाउ मच मोर देन डैट हु आर डूइंग ओनली बिजनेस। तो देखिए कितना है? ये 300, ये 100 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 200। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई है DFGJ KMNQRT और हमसे इसके आगे का टर्म पूछा है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेंगे। देखिए D जो होता है 4 पे होता है, F जो होता है 6 पे होता है ना, G की पोजीशन 7, J की पोजीशन 10, K की पोजीशन 11, M की पोजीशन 13, N की पोजीशन 14, Q की पोजीशन 17, R की पोजीशन 18 होती है और T की पोजीशन 20 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी हमने देखा इसके पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे इनकी नंबरिंग हम याद कर सकते हैं आसानी से, है ना। इजॉटी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है? 4 2 6, है ना, 7 3 10, 11 2 13, 14 3 17, 18 2 20। देखिए ये अल्टरनेट भी देख लीजिए। 4 में हमने 3 जोड़ा तो 7 मिला, 7 में हमने 4 जोड़ा तो 11 मिला, फिर 11 में हमने 3 जोड़ा तो 14 मिला, फिर 14 में हमने 4 जोड़ा तो 18 मिला। देखिए पहले 3 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर हमने 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। तो अब आने वाले टर्म में हम फिर से 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21, है ना। ऐसे ये देखिए 6 4 10, है ना, और 10 3 13, है ना। फिर 13 में हमने 4 जोड़ा तो ये हमें 17 मिल रहा है, फिर 17 में हमने 3 जोड़ा है तो हमें 20 मिल रहा है ना। तो देखिए पहले 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। तो अब आने वाले टर्म में हम क्या जोड़ेंगे? 4। तो ये हो जाएगा आपका 24। तो देखिए 21 पे क्या होता है? 21 पे आपका U होता है और 24 पे आपका X होता है। तो ये हो जाएगा U और X, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। तो हमें एक और लेटर सीरीज दी हुई है, लिख लेते हैं ACEJLNRTV और इसके बाद हमसे पूछा है कि क्या आएगा। देखिए इनकी पोजीशन लिख लेते हैं। A की पोजीशन 1, C की पोजीशन 3, E की पोजीशन 5, ऐसे ही J 10, L 12, N 14, है ना, R 18, T 20, V 22, है ना। चलिए देखते हैं क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे 1 से J हो गया, कितना ऐड हुआ है? 9। ऐसे यहाँ पे देखिए 3 से 12 हुआ है, मतलब 9 ऐड हुआ है ना।
ऐसे ही 5 में हमने जब 9 ऐड किया है तो हमें 14 मिला है। फिर आगे देखिए क्या हो रहा है, 10 से 18 हो रहा है, मतलब 8 जुड़ रहा है ना। फिर 12 से जो 20 हुआ है उसमें भी 8 जुड़ रहा है। तो ये देखिए हम इसको देखेंगे, देखिए कुछ ना कुछ बनेगा ज़रूर, है ना। तो इसका हमने डिफरेंस लिख लिया। देखिए पहले 9 जुड़ रहा था, अब 8 जुड़ रहा है। तो आने वाले पोजीशन में हमें एक कम करके जोड़ना है, मतलब 7 जोड़ना है ना। तो 18 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 25, और 20 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 27, है ना। और 22 में भी 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 29। देखिए जो टर्म आने वाला है उसमें इनकी पोजीशन जो है 20, 27 और 29 है। 25 का मतलब होता है वाई, और देखिए 27 है, लेकिन लेटर्स हमारे पास 26 ही होते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा है ना। तो ये 26 तक तो जेड होता है, लेकिन एक और ऐड हुआ है ना। तो ये हो जाएगा ए, है ना। 26 पे जेड है, फिर ए पे एक पे जो आता है वो आता है ए, मतलब 26 के बाद हमें ए पे जाना होगा, है ना। ऐसे ही देखिए 26 तक होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 29, तो 29 को हम लिखेंगे 26 + 3, है ना। तो 3 पे कौन होता है, सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। तो इसका आंसर जो होगा वो YAC होगा, ऑप्शन बी। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन वेन डायग्राम ग्रुप आर रिप्रेजेंट दोज हु विजिटेड रसिया। तो जो ग्रुप आर है ये रसिया को विजिट करने वाले लोग इसमें दिखाए गए हैं, है ना। जो ये वाला सर्कल है ना, इसमें कौन आएगा, ये वाला सर्कल जो है इसमें रसिया को विजिट करने वाले लोग दिखाए गए हैं। फिर ग्रुप सी रिप्रेजेंट दोज हु हैव विजिटेड चाइना, तो ये कौन सा है, चाइना के लिए, है ना। और फिर ग्रुप जी रिप्रेजेंट हु हैव विजिटेड जापान, तो ये वाला ग्रुप जो है ये जापान को विजिट कर रहा है। लिखा द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, है ना। देखिए ये रसिया को विजिट कर रहे हैं, और ये देखिए 15, 14 और 16 ये जो है ये बाहर है ना, ये यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 15 लोग हैं, 15 लोग जो हैं वो केवल रसिया को विजिट कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ है, ये देखिए ये 2 सर्किल में है। जो 12 है वो आर वाले ग्रुप में भी है और सी वाले ग्रुप में भी है। तो इसका मतलब है कि ये रसिया को भी विजिट कर रहे हैं और चाइना को भी विजिट कर रहे हैं। ऐसे ही 12, 16 और 24 जो हैं वो 2 कंट्रीज़ को विजिट कर रहे हैं। और जो ये बीच में लिखा है 18, ये तीनों कंट्रीज़ को विजिट कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहा है, इफ़ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सनस हु हैव विजिटेड एटलीस्ट 2 कंट्रीज़। तो देखिए एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ मतलब कम से कम 2 कंट्रीज़ को विजिट कर रहे हैं। तो हम ये 12, 16 और 24 को लेंगे, और 18 को भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या कहा है, एटलीस्ट कम से कम 2, है ना। तो कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 तक, है ना। तो इन सबको हम ऐड करेंगे। देखिए 12, 18 कितना हो जाएगा, 30, और 16 और 24 कितना हो जाएगा, 40। तो एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ को विजिट करने वाले लोग कितने हैं, 70, है ना। कह रहा है 60% आर फीमेल्स, देन हाउ मैनी ऑफ देम आर मेल्स। तो अगर 60% जो हैं वो फीमेल्स हैं तो बच्चे 40% ये क्या होंगे, मेल होंगे। तो 70 का हम निकाल लेंगे 40%। देखिए 40% का मतलब होता है 2/5, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 14 × 2 और 14 दूना 28, है ना। ऑप्शन सी। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी सिलोगिज्म का आपका एक और आ गया है ना। तो IB में देखिए हम देखेंगे इस वीडियो के बाद हम देखेंगे किस टॉपिक में से, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर वाला, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो भी हम लोग एक बार कर लेंगे। देखिए सिलोगिज्म का दूसरा ये क्वेश्चन है। ऐसे ही देखिए लेटर सीरीज़ भी आई हुई है ना, और नंबर सीरीज़ भी आई हुई है। तो इतना ही करके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये मैं प्रैक्टिस आपको कराता रहूँगा, इसके 9 सेट्स कराएंगे, फिर और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। उसके लिए हम भी एक वीडियो डाल दूँगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ऑल रोजेज़ आर पिंक। तो देखिए रोजेज़ आप बना लीजिए। कह रहा है ये जो रोजेज़ हैं ये सारी के सारे क्या हैं, ऑल रोजेज़ आर पिंक। तो देखिए ये सारे के सारे जो रोजेज़ हैं ये क्या हैं, पिंक हैं, है ना। तो इसको हम कुछ ऐसे बनाएंगे कि जो रोजेज़ हैं ये सब के सब क्या हैं, पिंक हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे बना लिया, है ना। कह रहा है सम पिंक्स आर लोटस। देखिए सम पिंक्स आर लोटस, इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखिए ये लोटस है और ये क्या है, पिंक, है ना। ये वाला पोर्शन क्या है, पिंक है, और ये कुछ जो है कुछ पिंक जो हैं वो लोटस हैं। तो ये हमने ऐसे बना लिया है कि जो ये वाला है ये क्या है, कुछ पिंक लोटस है ना। कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल लोटस आर रोजेज़। तो देखिए इस फिगर को देख कर आप क्या कह सकते हैं कि ऑल लोटस आर रोजेज़, नहीं कह सकते हैं ना। देखिए तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, है ना। सम पिंक्स आर रोजेज़, तो देखिए ऑल रोजेज़ आर पिंक्स, और देखिए कुछ जो पिंक हैं, है ना, वो क्या हैं, रोजेज़ हैं। तो ये हमें दिख रहा है, तो इसमें केवल कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। देखिए 7 के साथ लिखा हुआ है आपका 393। तो कह रहा है कि 9 के साथ हम क्या लिखें। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि हम
स्क्वायर और क्यूब को भी देखेंगे। तो देखिए 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, लेकिन 343 नहीं है, ये 393 है ना, उसके आसपास है। तो देखिए इसमें कितना ऐड हो रहा है, 50 ऐड हो रहा है, तो ये हमें मिल रहा है 393 है ना। ऐसे ही 9 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, 9 का क्यूब होता है 729 है ना। तो देखिए इसमें हम अगर 50 जोड़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है 779 और ये कोई ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे जो 50 ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो 50 देखिए 7 का स्क्वायर भी हमें पता है 49 है ना, और 49 में एक ये ऐड होके 50 बना रहा है, और उस 50 को हमने 7 के क्यूब में ऐड किया हुआ है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब हमने किया 729, ऐसे ही 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81, और उसमें एक हम ऐड करेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 82। इस 82 को 729 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा आपको 811। देखिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार ज़रूर कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो था थोड़ा अच्छा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा फाइंड द मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स गिवन बिलो है ना। यहाँ पे देखिए 27 से 12 है, फिर यहाँ पे 225 हो गया, 26 13, यहाँ पे 169 है, 30 21, यहाँ पे पूछा कि क्या आएगा, 26 और 12 यहाँ पे 196 लिखा है। देखिए इन नंबर्स को देख के आपको कुछ समझ में आना चाहिए। ये जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है। तो ये 15 13 14 कहाँ से आ रहे होंगे। देखिए 27 और 12 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 15 है ना, तो इनका जो डिफरेंस है उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही 26 और 13 का जो डिफरेंस आएगा वो 13 आएगा, और 13 का स्क्वायर हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 26 और 12 यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 14 का, और 14 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस हम देखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 30 और 21 में डिफरेंस है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी सिलोगिज्म का है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स। तो देखिए सम मोबाइल्स, ये हमने मोबाइल्स बना लिए, इसके कुछ मोबाइल्स जो हैं वो क्या हैं लैपटॉप्स हैं है ना, ये वाले क्या हैं लैपटॉप्स। फिर आल लैपटॉप्स आर कैमराज, जो सारे के सारे लैपटॉप हैं वो क्या हैं कैमरा है ना। नो कैमरा इज़ अ डेस्कटॉप, कोई भी कैमरा जो है वो डेस्कटॉप नहीं है, तो इसको हमने ऐसे क्रॉस कर दिया। तो ये हमारा ऐसे कुछ फिगर बनेगा। देखिए कंक्लूजन क्या क्या कह रहा है, आल डेस्कटॉप बीइंग मोबाइल इज़ अ पॉसिबिलिटी, आल डेस्कटॉप बीइंग मोबाइल इज़ पॉसिबिलिटी। तो देखिए ये यहाँ पे पॉसिबल है, ये कुछ ऐसा बन जाए। देखिए ये हमारा मोबाइल वाला है, ये हमारा लैपटॉप है ना, और ये हमारा कैमरा है। तो देखिए डेस्कटॉप को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हमें दिखाई पड़ रही है कि ये हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा फॉलो करेगा। लिखा है आल मोबाइल बीइंग कैमराज इज़ अ पॉसिबिलिटी, आल मोबाइल बीइंग कैमराज इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए ये कैसे बन जाए। तो देखिए इसमें डायरेक्ट रिलेशन हमें तो दिया नहीं था मोबाइल और कैमरा में, ये दिया था कि सब मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, कुछ मोबाइल जो है लैपटॉप हैं, और आल लैपटॉप जो हैं वो कैमराज है ना। तो देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे, ये हमारा लैपटॉप है, जो सारे के सारे लैपटॉप हैं वो क्या हैं कैमरा है ना, सारे के सारे जो लैपटॉप हैं वो क्या हैं कैमरा हैं। तो हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं, तो ये देखिए कैमरा के अंदर आ जाएंगे है ना। तो ये भी हमारा पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ना, तो ये पॉसिबल तो है, तो ये भी हमारा फॉलो करेगा। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 बॉयज आर सिटिंग ऑन 6 डिफरेंट चेयर्स नंबर 1 to 6। देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का है, लिखा 6 बॉय हैं और 6 डिफरेंट चेयर्स पे बैठ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमने मान लिया कि ये 6 चेयर्स हैं जिनकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 है ना। लिखा ए इज़ सिटिंग नीदर ऑन चेयर 2 नॉर ऑन चेयर 5। तो यहाँ से हम बता नहीं सकते कि ए बैठेगा कहाँ पे, ए 2 और 5 पे नहीं बैठ सकता, तो हम इसको क्रॉस लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये नहीं बैठ सकता, लेकिन इससे क्लैरिटी नहीं कि ये बैठेगा कहाँ। फिर हम आगे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एफ़ इज़ सिटिंग ईदर ऑन चेयर 4 और ऑन चेयर 6। तो देखिए एफ़ या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, ये हमें इतना पता है। चलिए ई इज़ सिटिंग ऑन चेयर 1। देखिए यहाँ से पता चल गया कि ई कहाँ बैठा हुआ है, तो ई को हम यहाँ पे 1 नंबर पे बिठा देते हैं। देखिए ई को हमने यहाँ पे बिठा दिया पहले नंबर पे है ना। फिर लिखा है डी इज़ सिटिंग ऑन चेयर 3। तो चेयर 3 पे देखिए कौन बैठा है, डी है ना। तो देखिए ये हमारी चेयर्स थी, ई 1 पे बैठा है, डी 3 पे बैठा है। लिखा है इफ़ बी इज़ सिटिंग ईदर ऑन चेयर 2 और चेयर 4 है ना। तो बी कहाँ बैठा है, या तो 2 पे या तो 4 पे। तो देखिए क्या है,
देखिए ए 5 और 2 पे नहीं बैठ सकता था, तो कहाँ कहाँ बैठ सकता था? तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 तो ऑक्यूपाई हो गई क्योंकि ई और डी बैठ गए हैं, है ना? और 2 पे ए बैठ नहीं सकता है, तो ये ए या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। ऐसे ही एफ़ या तो यहाँ बैठेगा या तो एफ़ यहाँ बैठेगा, क्योंकि एफ़ भी 4 और 6 पे ही बैठ रहा था। तो देखिए कह रहा है बी इज़ सिटिंग इधर ऑन चेयर 2 और चेयर 4। तो चेयर 4 पे देखिए या तो ए बैठेगा या तो एफ़ बैठेगा, तो बी तो बैठ ही नहीं सकता है ना। तो बी कहाँ बैठ रहा होगा? बी आपका 2 पे बैठ रहा होगा। कहाँ पे? 2 पे। तो बी की पोजीशन ये हो जाएगी, है ना। और देखिए यहाँ पे 5वें पे कौन आ जाएगा? सी, क्योंकि ए जो 4 नंबर और 6 नंबर वाली पे हैं उस पर या तो ए बैठेगा या तो एफ़ बैठेगा। अगर ए यहाँ बैठा है तो एफ़ यहाँ बैठेगा, अगर एफ़ यहाँ बैठा तो ए यहाँ बैठेगा। बाकी जो 5वें नंबर पे वहाँ पे सी ही बचा है वो बैठेगा। तो जो सी की पोजीशन है पूछा है ऑन विच चेयर इज़ सी सिटिंग, तो सी जो है वो 5 नंबर पे बैठा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द आंसर फिगर इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड। तो यहाँ पे हम अगर मिरर रखते हैं तो इसका मिरर इमेज चाहिए। देखिए मिरर इमेज में देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करते रहेंगे, हमें पता है। देखिए यहाँ पे जब इसका मिरर आएगा तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे आगे रहेगा, है ना। तो सबसे आगे ये वाला पार्ट रहेगा। देखिए इसमें है ना, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसको काट दीजिए। और इसमें भी है ना, फिर ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अब इसको बार बार नहीं देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला पोजीशन जो है आगे रहेगा, है ना। तो देखिए इसमें आगे है, इसमें आगे है और इसमें भी आगे है ना। तो अभी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। फिर देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो डार्क कलर का है ये आगे रहेगा। देखिए यहाँ पे आगे है ना। यहाँ पे देखिए पीछे है, तो ये नहीं हो सकता, इसको भी काट दीजिए। और यहाँ पे भी आगे है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला, देखिए ये भी इसी साइड होगा, है ना। तो ये वाला आगे होगा। तो देखिए ये यहाँ पे आगे नहीं है और यहाँ पे ये आगे है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए मिरर इमेज आप लोगों को पता होगा क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो हमने देख लिया कि पहले कौन, मतलब इसको जब बनाएंगे इधर इसका मिरर लेंगे तो ये भी देखिए सामने आएगा। तो सामने यहाँ पे था, है ना। फिर हमने इसको देख लिया, फिर हमने इसको देख लिया कि ये सामने होना चाहिए, फिर हमने इसको देख लिया ये सामने होना चाहिए, और हम ऑप्शन एलिमिनेट करते रहें। तो ये कभी भी मिरर इमेज का क्वेश्चन अगर आ रहा है या वाटर इमेज का आ रहा है तो आप देखते जाइए और ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए, आसानी होगी, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीज़ें हम सीखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारे आंसर तक पहुंचना है वहाँ तक पहुंचेंगे। देखिए लिखा देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, एक्स इज़ अ डॉटर ऑफ एफ हु हैज़ 2 चिल्ड्रेन। तो देखिए एक्स जो है वो डॉटर है एफ़ की। देखिए फीमेल के लिए हम सर्किल का यूज़ करेंगे और मेल के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे, है ना। तो देखिए एक्स इज़ अ डॉटर ऑफ एफ़, तो जो एक्स है वो डॉटर है, तो डॉटर के लिए मतलब ये फीमेल है। और जनरेशन गैप को हम ऐसे दर्शाएंगे, है ना। ये एफ़ की डॉटर है ना। तो हमने लिख लिया कि एक्स जो है वो डॉटर है एफ़ की। अब एफ़ का जेंडर क्लियर नहीं है, एफ़ इसकी मदर भी हो सकती है एक्स की और फादर भी हो सकता है। फिर आगे पढ़ते हैं। लिखा है एक्स इज़ अ डॉटर ऑफ एफ़ हु हैज़ 2 चिल्ड्रेन। हु किसके लिए आया है? ये एफ़ के लिए आया है ना। तो एफ़ के 2 चाइल्ड हैं, मतलब एक्स का कोई भाई या बहन होगा। तो देखिए भाई और बहन के लिए हम इसको सिंगल लाइन से इंडिकेट करेंगे, है ना। चलिए लिखा है, आगे पढ़ते हैं। एफ़ इज़ द मदर ऑफ वाई। तो बोल दिया है कि एफ़ क्या है? मदर है किसकी? वाई की। तो देखिए क्या कह रहा था, एक्स इज़ अ डॉटर ऑफ एफ़ हु हैज़ 2 चिल्ड्रेन। तो अगला जो चाइल्ड है वो कौन है? वाई है। तो एफ़ इज़ द मदर ऑफ वाई, वाई इज़ द हस्बैंड ऑफ ए। तो देखिए वाई का जेंडर क्लियर होगा कि ये मेल है, तो इसको स्क्वायर में कर लेंगे, है ना। और वाई इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, तो हस्बैंड के लिए हम डबल लाइन्स का यूज़ करेंगे। किसका है? ए का हस्बैंड है ना। तो ए कौन होंगी? फीमेल होंगी, है ना। तो वाई जो हो गया हस्बैंड हो गया ए का, तो हमने इसको डबल लाइन से किया है। और एक्स जो है और वाई जो बीच में रिलेशन, ये सिबलिंग्स का रिलेशन है, इसको हमने सिंगल लाइन से दर्शाया है। लिखा जेड इज़ द नेफ्यू ऑफ एक्स। तो देखिए एक्स का नेफ्यू कौन है? जेड, मतलब क्या होगा? वाई का ये क्या होगा? बेटा होगा। नेफ्यू, नेफ्यू क्या होता है? मेल होता है ना। तो जो एक्स है, जेड है जो, वो नेफ्यू है। किसका नेफ्यू है? एक्स का। तो ये वाई का क्या होगा? बेटा होगा। तो हमने इसको ऐसे दर्शा लिया। फिर लिखा है बी इज़ द हस्बैंड ऑफ एक्स। तो जो बी है वो हस्बैंड है किसका? एक्स का। तो इसको हमने ऐसे दर्शा लिया। देखिए बी हैज़ नो सिबलिंग्स, बी की कोई सिबलिंग्स नहीं है, मतलब इसके भाई बहन नहीं हैं। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू एफ़। तो देखिए बी हस्बैंड है एक्स का और एक्स डॉटर है एफ़ की। तो जो बी यहाँ पे आएगा क्या आएगा? डॉटर, सन इन लॉ आएगा। कौन आएगा? सन इन
लॉ आएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सी। आई होप ये समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। देखिए हम 9 सेट करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो आईबी के क्वेश्चंस हुए थे, है ना, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिक केस में, तो उतने ही करके हमारी क्लियरिटी अच्छी बन जाएगी। तो आप इन वीडियोज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखिए वॉरियर के साथ स्वॉर्ड लिखा है ना। तो वॉरियर के हाथ में क्या होती है? स्वॉर्ड। ऐसे ही ऑथर के हाथ में क्या होगा? पेन, है ना। पेज तो होगा नहीं, इंक भी नहीं होगी, बुक होगी। हालांकि ये ज़रूरी है, लेकिन जैसे वॉरियर के हाथ में स्वॉर्ड शोभा बढ़ाती है, वैसे ही ऑथर के हाथ में पेन शोभा बढ़ाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है ना। लिखा है पॉइंटिंग टू अ चाइल्ड इन द फोटोग्राफ। कोई एक फ़ोटोग्राफ है, इसमें एक चाइल्ड बना हुआ है ना। इसकी ओर पॉइंट करते हुए एक जेंटलमैन ने कहा है, तो मैन है तो इसको हम स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना। तो ये जेंटलमैन कह रहे हैं कि हिज फादर, तो इनका जो फादर है, ये जनरेशन गैप हो गया है ना। तो इनके जो फादर हैं, फादर्स फादर, इस फोटोग्राफ में जो चाइल्ड है इसके फादर के फादर, तो हमने यहाँ तक बना लिया है ना। ये हो गया। हिज फादर्स फादर इज़ माई ब्रदर, है ना। तो ये जो जेंटलमैन थे इनका ये भाई है ना। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे पूछा है जेंटलमैन रिलेटेड टू चाइल्ड, कैसे रिलेट कर रहे हैं ये जेंटलमैन। तो देखिए ये क्या कौन होंगे? इस चाइल्ड का ग्रैंड फादर होंगे, है ना। तो ये क्या हो जाए? ग्रैंड अंकल हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पे थोड़ा कोडिंग यूज हुई है ना। लिखा है ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी, है ना। वैसे ही ए डिवीजन बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इंडिकेट्स दैट जी इज़ द सन ऑफ डी। तो देखिए हम देखेंगे, सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए एफ प्लस जी, इसका मतलब क्या हो गया? प्लस जब होता है तो ए इज़ द सन ऑफ बी। तो जो ए है यहाँ पे, एफ जो है वो जी का क्या है? सन है। तो हम इसको ऐसे बना लेंगे कि एफ जो है वो जी का सन है ना। इसको हमने ऐसे बना लिया। फिर जी इंटू ई का मतलब है जी इंटू ई, ए इंटू बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो यहाँ पे जो पहले लिखा है वो क्या है? मदर है। तो यहाँ पे जी क्या होगी? फीमेल होगी, है ना। तो देखिए हमें क्या बताना है कि जी इज़ द सन ऑफ डी। हमें बताना है कि जी जो होगा वो सन होगा। तो सन का मतलब ये मेल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फीमेल होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ यहीं पे रुक जाइए आप, फिर अगला ऑप्शन चेक करिए। लिखा है एफ प्लस जी। एफ प्लस जी में हमने क्या देखा था कि एफ जो है वो सन है किसका? जी का, है ना। और डिवीज़न ए डिवीज़न बी, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो यहाँ पे जी डिवीज़न ई है, तो जो जी है वो ब्रदर है किसका? ई का। तो हमने इसको ऐसे बना लिया। फिर ई इंटू डी, है ना। ई इंटू डी मतलब ए इज़ द मदर ऑफ बी, ई इंटू डी। तो ई जो है मदर है किसकी? डी की, है ना। और डी माइनस सी मतलब ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। तो ये जो डी है वो डॉटर है किसकी? सी की। मतलब ये हस्बैंड और वाइफ होंगे। तो देखिए क्या जी इज़ द सन ऑफ डी। तो जी क्या सन है डी का? नहीं, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि जी प्लस एफ, जी इज़ द सन ऑफ एफ, है ना। तो जी इज़ द सन ऑफ एफ, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। एफ इंटू ई, इंटू का मतलब था ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो जो एफ है वो मदर है किसकी? ई की, है ना। तो ये जी और ई क्या होंगे? भाई बहन कुछ होगा, है ना। तो ये हमने ऐसे इसको दर्शा लिया। फिर ई माइनस डी क्या है? ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। तो ई जो है वो डी की डॉटर है, मतलब एफ और डी क्या है? हस्बैंड वाइफ है ना। फिर डी डिवीज़न सी का मतलब क्या था? डिवीज़न का मतलब था ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो डी जो है ब्रदर है किसका? सी का। देखिए हमसे क्या पूछा था? जी इज़ द सन ऑफ डी। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि यहीं पे जो जी है वो डी का पुत्र है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये पोजीशन का क्वेश्चन है। लिखा है 25 कस्टमर्स आर स्टैंडिंग इन अ रो आउटसाइड अ सुपर मार्केट। राहुल, अ कस्टमर स्टैंडिंग इन द रो, was shifted by 5 places towards the left end and 6 new customers joined from the left end. Then he became 11th from the left end. देखिए राहुल खड़ा था, है ना। तो इसकी पोजीशन हम मान लेते हैं यहाँ पे ये खड़ा था। फिर क्या कह रहा है कि राहुल, अ कस्टमर स्टैंडिंग इन द रो, was shifted 5 places towards the left. तो देखिए ये लेफ़्ट की ओर 5 प्लेस शिफ्ट किया गया, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो राहुल पहुँच गया यहाँ पे, है ना। फिर कह रहा है कि
राहुल को जब शिफ्ट किया गया उसके बाद 6 न्यू कस्टमर ज्वाइन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब यहाँ से 6 कस्टमर्स ने और ज्वाइन किया। देन ही बिकेम 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है 6 कस्टमर को ज्वाइन करने के बाद वो है 11th, है ना। तो देखिए 6 कस्टमर ज्वाइन किए हैं, है ना, और पोजीशन इसकी है 11th, मतलब 4 लोग ऑलरेडी इसके पीछे पहले खड़े होंगे, है ना। तभी तो देखिए 6 4 10 और ये 11th पोजीशन में तभी पहुँचेगा, है ना। तो देखिए पूछा क्या है, व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। तो देखिए पहले अगर ये 6 कस्टमर नहीं आए होते तो 4 लोग तो इसके पीछे इधर खड़े ही थे, है ना। 4 लोग इसके पीछे खड़े थे। ये किस पोजीशन पे था, 5th पोजीशन पे, है ना। अगर ये नहीं ज्वाइन किए होते तो ये किस पोजीशन पे था, 5th पोजीशन पे। और आया कहाँ से है ये इधर से आया, इधर से इसको शिफ्ट किया गया था। तो देखिए 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो इसकी जो पहले पोजीशन थी लेफ्ट हैंड से वो थी 10th। तो अगर ये 10वें नंबर पे यहाँ पे खड़ा था तो इसके इधर राइट हैंड पे कितने लोग रहे होंगे, 15, क्योंकि टोटल कितने थे 25, और ये 10 नंबर का यही है तो इधर 10 लोग होंगे, तो बचे कितने इधर, 15 लोग इधर बचे, है ना। पूछा कि राइट हैंड से इसकी पोजीशन क्या रही होगी, तो देखिए 15 इसके राइट हैंड में थे, तो इधर से अगर देखेंगे तो इसकी पोजीशन आ जाएगी 16th, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, है ना, हमने किए इस वीडियो में। आई होप इनका सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, थोड़ा हमें भी रिव्यू मिले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है ना, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए और कोशिश कीजिए कि ये PDF जो है मैं वो सुबह डाल दूँगा, है ना। और सुबह जब डाल दूँगा तो आप लोग इस जो PDF है उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, फिर इसकी जो वीडियो है वो आपको शाम तक अपलोड हो जाएगी। हमेशा ये डेली होगा, देखिए डेली आपको सुबह PDF मिल जाएगी और शाम को इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उतनी देर में आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए, है ना। चलिए ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।